Good morning students. Now in today's lecture we are going to study about the feeding and distribution system for traction system. आज के लेक्चर में हम फीडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ट्रैक्शन के उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब ट्रैक्शन सिस्टम के लिए ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 25 kV 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ track electrification. Now the important elements of track electrification are transmission line, feeders and distribution, DC distribution system, AC distribution system and substations. Now in that first one is the transmission line. तो सबस्टेशन को पावर अवेलेबल करवाने के लिए डबल ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ किया जाता है। अब जब भी डबल ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ किया जाता है तो हर एक लाइन जो होती है वो जो करंट कैरी करती है वो टोटल करंट से हाफ वैल्यू का होता है जब हेल्दी कंडीशन होती है उस टाइम पे। बट अगर कहीं पे भी लाइन में फॉल्ट होता है तो उस टाइम पे जो इंडिविजुअल ट्रांसमिशन लाइन होगी वो फुल करंट को कैरी करता है। तो इसकी वजह से जब भी फॉल्ट होगा उस टाइम पे भी जो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई विल बी अवेलेबल। नाउ दिस इज द लेआउट ऑफ द डबल ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। डबल ट्रांसमिशन लाइन का लेआउट है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि दो ट्रांसमिशन लाइंस का यूज़ किया जाता है। तो इसकी वजह से अगर एक भी लाइन में फॉल्ट होता है तो उस टाइम पे भी जो दूसरी लाइन होगी वो फुल लोड करंट को कैरी करेगी और उसकी वजह से कंटिन्यूअस सप्लाई है वो मिलता रहेगा। Now next one is the feeders and distributor. तो जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो उसके लिए जो नेशनल ग्रिड है उसके पास से पावर लिया जाता है जो 132 kV का होता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज रहेगी। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द फीडर, व्हाट इज़ मीन्ड बाय फीडर एंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ फीडर, तो फीडर क्या होता है? तो फीडर होता है वो एक टाइप का केबल होता है या तो वो ओवरहेड लाइन होती है जो सब स्टेशन में से निकलती है और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है कि जहाँ से पावर सप्लाई किया जाता है वहाँ तक होता है, उसको फीडर कहा जाता है। और जो पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ से पावर सप्लाई मिलता है उसको बोलते हैं फीडिंग पोस्ट। अब जो फीडर होती है उसकी जो साइज़ होती है वो जो मिनिमम वोल्टेज कैरी करता है उसके हिसाब से फाइंड आउट की जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी एक टाइप का कंडक्टर ही होता है। उसमें से जो कस्टमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं उसको सप्लाई दिया जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो कंटिन्यूअस कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि इट ऑल्सो मेंटेन्स वोल्टेज लेवल प्रैक्टिकली कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। तो जो वोल्टेज वेरिएशन होता है उसको जो परमिसिबल लिमिट होती है उसके अंदर ही मेंटेन करने के लिए कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट रूल है वो है द वोल्टेज एट द ट्रॉली वायर इज़ नॉट टू एक्सेड 550 वोल्ट एंड दैट एट सब स्टेशन 650 वोल्ट। यानी कि जो ट्रॉली वायर का जो वोल्टेज होता है वो 550 वोल्ट से बढ़ना नहीं चाहिए और जो सब स्टेशन होता है वहाँ पे 650 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ना चाहिए नहीं। नाउ सेकंड रूल इज़ द ट्रॉली वायर शैल बी डिसाइडेड इनटू सेक्शन नॉट एक्सीडिंग 1.6 किलोमीटर इन लेंथ। यानी कि जो ट्रॉली वायर होते हैं जो सेक्शंस में बनाए होते हैं उसकी जो लेंथ है वो 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़नी चाहिए नहीं। नाउ थर्ड रूल इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द ट्रैक रेल रिटर्न सिस्टम शैल नॉट एक्सीड 7 वोल्ट। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो लिमिट है वो 7 वोल्ट है। 7 वोल्ट से ज़्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट का वो बढ़ना चाहिए नहीं।
The fourth rule is the potential difference between any point on the rail and earth shall not exceed 4 volt. यानी कि जो रेल होता है और जो अर्थ होता है उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ना चाहिए नहीं। तो ये जो है वो रूल्स है कि जो फॉलो होने चाहिए, यानी कि जो वोल्टेज वेरिएशन है वो ट्रॉली वायर पे, रेल के 2 पॉइंट पे, रेल और अर्थ के बीच में, और जो ट्रॉली वायर की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है और वो रूल्स के हिसाब से ही होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द रिटर्न करंट पाथ एंड इट्स इफेक्ट। अब जो इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में या तो एसी और डीसी ट्रैक्शन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब जो रिटर्न पाथ होता है वो ट्रैक रेल के थ्रू दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो कुछ करंट होगा वो ट्रैक में से जाएगा, जबकि बाकी का जो करंट होता है वो अर्थ के थ्रू फ्लो होता है। अब जो अर्थ में से जो करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से जो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होती है पास में, उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। तो ये जो इंटरफेरेंस होता है उसको कम करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। उसमें जो फर्स्ट है कि अगर एसी ट्रैक्शन सिस्टम यूज़ किए जाते हैं तो उस टाइम पे बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, जबकि डीसी ट्रैक्शन सिस्टम का यूज़ किया गया हो तो उस टाइम पे नेगेटिव बूस्टर का यूज़ किया जाता है। अब जो रिटर्न करंट का जो पाथ होता है उसको ट्रैक रेजिस्टेंस को रिड्यूस करके रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। जो ट्रैक रेजिस्टेंस होता है उसको 0.0 ओम पर किलोमीटर के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग लीकेज करंट थ्रू अर्थ। यानी कि हमने देखा कि जो रिटर्न पाथ है करंट का वो रेल के थ्रू दिया जाता है, तो उसकी वजह से कुछ करंट जो होगा वो रेल में से फ्लो होगा, जबकि बाकी का जो करंट होगा वो अर्थ में से फ्लो होता है, जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। ये जो लीकेज करंट होगा उसकी वजह से जो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होती है उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। ऊपर से जो शेड यूज़ की गई होती है तो उसका भी कोरोजन लगता है। तो इसकी वजह से ये जो लीकेज करंट होता है उसका जो फ्लो है उसको अवॉइड करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो करंट है, लीकेज करंट है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए बूस्टर का यूज़ किया जाता है। अब ये जो बूस्टर होता है उसकी हेल्प से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको भी मेंटेन किया जाता है। नाउ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर मिनिमाइजिंग लीकेज करंट थ्रू अर्थ। सो फर्स्ट मेथड है, अगर डीसी सिस्टम है तो उसके अंदर बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। उसके अंदर फर्स्ट है रेल कनेक्टेड बूस्टर ट्रांसफार्मर एंड सेकंड वन है रिटर्न फीडर बूस्टर ट्रांसफार्मर। Now first one is the negative booster. So you can see the diagram. So in that जो रिटर्न करंट है वो रेल्स में से लीक हो रहा है और वो ग्राउंड में मिलता है। अब जब भी वो ग्राउंड में लीक होता है तो उस टाइम पे जो वाटर पाइप्स होती है, गैस माइंस होते हैं, केबल शीट्स होती है, उसके थ्रू उसको लो रेजिस्टिव पाथ मिलता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कोरोजन होता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कोरोजन होगा तो उसकी वजह से जो मेटल पाइप है उसके ऊपर कोरोजन जमा होता है। अब यहाँ पे जो लीकेज करंट का जो पाथ है उसको जो परमिसिबल लिमिट्स है उसके अंदर मेंटेन करने के लिए नेगेटिव बूस्टर का यूज़ किया जाता है। अब जो नेगेटिव बूस्टर है उसका जो कनेक्शन है वो आप देख सकते हो कि जो नेगेटिव बूस्टर होता है उसका जो फील्ड होता है उसको जो ट्रॉली वायर होता है उसके पॉजिटिव फीडर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ओके, यानी कि जो नेगेटिव बूस्टर का जो फील्ड होता है उसको ट्रॉली वायर के
पॉजिटिव फीडर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, जबकि जो उसका आर्मेचर होता है उसको नेगेटिव बस बार के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव बूस्टर होता है वो एक टाइप का डीसी सीरीज़ जनरेटर ही होता है, और जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है उसको डीसी मोटर की हेल्प से ड्राइव किया जाता है। अब यहाँ पे जो फीडर के ऊपर जो बूस्ट है उसको जो रेजिस्टेंस है जिसको फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है उसको डाइवर्ट करके एडजस्ट किया जाता है। Now booster transformer. So in that first one is the rail connected booster transformer. So डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है बूस्टर ट्रांसफार्मर की उसको कॉन्टैक्ट वायर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, जबकि उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको रेल के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जब भी कॉन्टैक्ट वायर का जो करंट है वो प्राइमरी में से फ्लो होगा तो उस टाइम पे वो वोल्टेज इंड्यूस करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो इसकी वजह से जो रिटर्न करंट है जो रेल में से फ्लो होता है उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट करेगा और उसकी वजह से वो रेल में से ही फ्लो होगा, एंड इन दिस वे इट रिड्यूसेस लीकेज करंट। अब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट वायर है उसके अंदर जो इंसुलेटेड ओवरलैप है उसको प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, और जो जॉइंट्स भी यूज़ किए जाते हैं उसको भी इंसुलेटेड रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द रिटर्न फीडर बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे एडिशनल रिटर्न फीडर को प्रोवाइड किया जाता है कॉन्टैक्ट वायर के साथ। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको कॉन्टैक्ट वायर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, जबकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको रिटर्न फीडर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो बूस्टर ट्रांसफार्मर है उसका जो टर्न्स रेशियो है उसको यूनिटी रखा जाता है। जो रिटर्न फीडर है उसको मिड पॉइंट पे कनेक्ट किया जाता है। जो रिटर्न फीडर बूस्टर ट्रांसफार्मर है इस मेथड में भी जैसे ही रेल कनेक्टेड बूस्टर ट्रांसफार्मर में होता है सेम, कि जो करंट फ्लो होता है प्राइमरी में उसकी वजह से जो सेकेंडरी होगी उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, और उसकी वजह से जो रिटर्न करंट है कि जो रेल में से फ्लो होता है उसको वो रिटर्न पाथ के थ्रू ही वो फ्लो होता है, यानी कि इट विल रिड्यूस द लीकेज ऑफ द करंट। मोस्टली ट्रैक्शन के अंदर रिटर्न फीडर बूस्टर ट्रांसफार्मर का ही यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो रेलवे के अंदर पहले 3 वायर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जो एसी सप्लाई होता है उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट्स आर यूज लाइक ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑक्सिलरी डिवाइसेस होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है। जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर डीसी सब स्टेशन है, सब स्टेशन के इक्विपमेंट्स है, फीडिंग पोस्ट है, ओवरहेड सप्लाई लाइन्स है, इन सब का यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम डीसी सब स्टेशन के बारे में देखेंगे। तो जो डीसी सब स्टेशन है उसके जो फंक्शंस है, नाउ द फंक्शन ऑफ द डीसी सब स्टेशन, तो उसके अंदर उसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है टू स्टेप डाउन ट्रांसमिशन वोल्टेज टू रिक्वायर्ड लेवल, यानी कि यहाँ पे ट्रैक्शन के अंदर 132 kV का यूज़ किया जाता है। तो इसकी वजह से जो 132 kV का जो वोल्टेज है उसको 1500 वोल्ट पे स्टेप डाउन करने का काम डीसी सबस्टेशन करता है। दिस इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ द डीसी सबस्टेशन। नाउ सेकंड है वो है टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज बाय मीन्स ऑफ एनी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट।
तो जो AC वोल्टेज है उसको DC वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और इसके लिए रोटरी कन्वर्टर, आर्क रेक्टिफायर और सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड फंक्शन है वो है टू सेक्शनलाइज ओवरहेड लाइंस टू मिनिमाइज लेंथ और लाइन टू फैसिलिटेट मेंटेनेंस वर्क। यानी कि जो ओवरहेड लाइंस है उसके जो सेक्शंस बनाए जाते हैं उसके अंदर वो हेल्प करता है कि जब भी मेंटेनेंस काम हो तो एक सेक्शन है वो बंद रहता है, जबकि बाकी के जो सेक्शन होते हैं लाइंस के वो इन वर्किंग कंडीशन में रहते हैं। नाउ मेजर इक्विपमेंट्स इन सबस्टेशन। तो डीसी सबस्टेशन में कौन कौन से मेजर इक्विपमेंट्स हैं जिसका यूज़ किया जाता है, तो उसमें सबसे फर्स्ट वन है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मोस्टली 132 kV बाई 22 kV एंड 22 kV से 1.5 kV यानी कि 1500 वोल्ट के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। सेकंड वन है वो है सर्किट ब्रेकर। वो AC सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं, DC सर्किट ब्रेकर भी होते हैं। थर्ड वन है वो है रेक्टिफायर। जो रोटरी कन्वर्टर्स होते हैं या तो मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर्स का यूज़ किया जाता है या तो सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है स्मूथिंग इक्विपमेंट्स। मोस्टली जो चौक होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है नियॉन कॉन्टैक्टर एंड लास्ट वन है ऑक्सिलरीज लाइक फ्रीक्वेंसी ट्रिपिंग ट्रांसफार्मर, लाइट लोड रजिस्टर एंड एनोड चौक। Now in that first is the step down transformer. तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मेन यूज़ होता है वो है कि वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकमिंग वोल्टेज होगा वो होगा 3 फेज 132 kV। तो उसको 1500 वोल्ट या तो रिक्वायरमेंट जो है उस वोल्टेज में स्टेप डाउन करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी जो कैपेसिटी है वो मोस्टली 5 to 10 MVA की होती है। सेकंड है सर्किट ब्रेकर। तो जो सर्किट ब्रेकर है उसका जो मेन फंक्शन है वो सर्किट को आइसोलेट करना है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन या तो हेल्दी कंडीशन और जो फॉल्टी कंडीशन होती है उस टाइम पे सर्किट को आइसोलेट करने के लिए सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। जब भी नॉर्मल कंडीशन होती है उस टाइम पे सर्किट ब्रेकर को मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है, मोस्टली मेंटेनेंस पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। जबकि फॉल्ट हो या तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो उस टाइम पे सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उसको हाई वोल्टेज साइड या तो लो वोल्टेज साइड पे यूज़ किया जाता है या तो फिर उसको DC वोल्टेज की साइड पे यूज़ किया जाता है। जो AC साइड होती है वहाँ पे मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर या तो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है, जबकि जो DC साइड होती है वहाँ पे हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन है वो है रेक्टिफायर। तो जो रेक्टिफायर है उसका जो मेन फंक्शन है वो है टू कन्वर्ट AC पावर इनटू DC, यानी कि जो AC पावर है उसको DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। जो सब स्टेशन होते हैं उसमें रेक्टिफायर्स की जो बैंक होती है उसको इंस्टॉल किया जाता है। जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो रोटरी कन्वर्टर भी हो सकते हैं, मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर या तो सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। मोस्टली मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो है स्मूथिंग इक्विपमेंट। सो यहाँ पे AC में से DC में कन्वर्सन होता है पावर का, तो इसकी वजह से जो हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं यानी कि प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए स्मूथिंग इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो AC कंपोनेंट्स होंगे उसको वो फिल्टर कर देगा और प्योर DC जो होगा वो मोटर को मिलेगा, यानी कि मोटर विल गेट रिपल फ्री DC सप्लाई।
नाउ ऑक्सिलरीज इक्विपमेंट्स, तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स है उसमें मोस्टली फ्रीक्वेंसी ट्रिपिंग ट्रांसफार्मर है, लाइट लोड रजिस्टर है और एनोड चॉक्स है, उसका यूज़ किया जाता है. Now substations, so there are different types of substations. In that first one is the single unit or multi-unit type. Second one is the indoor or outdoor type. Third one है वो है attended type और unattended type. And fourth one है वो है manually control और remote control type substation. So these are the types of the substation. So in that one, जो सिंगल यूनिट टाइप सबस्टेशन है उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका एक ही सेट होता है, इसलिए उसको सिंगल यूनिट सबस्टेशन कहा जाता है. जबकि जो सिंगल यूनिट टाइप सबस्टेशन होगा उसमें स्पेस कम चाहिए होती है, करंट भी कम होता है, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है, लॉसेस भी कम रहते हैं. These are the advantages of single unit type substation. जबकि जो मल्टी यूनिट टाइप सबस्टेशन होगा उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो नंबर ऑफ सेट में होंगे और उसकी वजह मीन्स उसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा रहती है. तो इसकी वजह से जो कैपिटल कॉस्ट होती है वो रिड्यूस रहती है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द इंडोर और आउटडोर टाइप सबस्टेशन. तो ट्रैक्शन में मोस्ट ऑफ दी जो सबस्टेशन होते हैं वो इंडोर टाइप के सबस्टेशन का यूज़ किया जाता है. इंडोर टाइप में जो पूरा जो सबस्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको एक बिल्डिंग में रखा जाता है, इसलिए उसको इंडोर टाइप सबस्टेशन बोलते हैं. जो सबस्टेशंस होते हैं उसमें इंसुलेशंस प्रॉपर होना चाहिए और जो इक्विपमेंट्स हैं उसके बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए. जो बिल्डिंग है वो स्पेशली इसी पर्पस के लिए डिज़ाइन की गई होती है और जो भी सेफ्टी मेजर्स है वो लेने पड़ते हैं. जो आउटडोर सबस्टेशन होते हैं उसमें जो अटेंशन है वो कम चाहिए होता है और जो कॉस्ट होती है वो भी कम रहती है. Now next one is the attended type or unattended type substation. जो attended type substation होते हैं वो नॉर्मली मैन्युअली ऑपरेटेड होते हैं, जबकि unattended type substation होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होते हैं या तो वो रिमोट कंट्रोल होते हैं. Next one is the location and spacing of substation. तो सब स्टेशन की जो लोकेशन होती है और जो स्पेसिंग होती है उसको डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर्स है जो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं वो है फर्स्ट वन वो है सिस्टम वोल्टेज, सेकंड वन है अवेलेबिलिटी ऑफ EHD लाइंस, थर्ड वन है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, नेक्स्ट वन है वो है ट्रैक कंडक्टर लॉसेस, नेक्स्ट वन है मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप एंड लास्ट वन है वो है ओवरलोड ट्रिप सेटिंग ऑफ circuit breaker. These are the factors which are taken into consideration while choosing location and spacing of the substation.